हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर नंबर 20 के अंदर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट्स पढ़े थे। ओवरऑल ऐसे प्रेशर बेल्ट की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि प्रेशर बेल्ट ऐसे 7 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं हमारे पूरे अर्थ सरफेस पर। नॉर्मली अगर हम देखें लोकल एरियाज को ध्यान में रखते हुए तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर बेल्ट्स बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आइसोबार कैसे बन रहा है। आइसोबार का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, जो भी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर के अलग अलग पॉइंट्स, मतलब जो सेम प्रेशर के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, अगर उन पॉइंट्स को एक लाइन से मैच कर दिया जाए तो इस लाइन को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। प्रेशर बेल्ट के नाम पर हमने ओवरऑल ऐसे 7 प्रेशर बेल्ट पढ़े थे। कौन कौन से? अगर ये अर्थ के ऊपर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चूंकि सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर के आसपास हमेशा बनी रहती है, इसीलिए यहां पर बनता है लो प्रेशर, और इसीलिए हम इस पूरे बेल्ट को बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां से विंड्स ऊपर उठना स्टार्ट होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ये फिर सबसाइड होती हैं लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्मली यूजुअली ऐसे यहां पर भी होगा कि अगर 30 डिग्री का लैटिट्यूड साउथ का अगर हम बनाएं तो इसके हिसाब से यहां पर भी ऊपर उठ के एयर नीचे यहीं पर सबसाइड होगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में। और ये एक सेल बन रहा था पहला। इन दोनों सेल्स को हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था इनको हेडली सेल। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ये किसी तरीके से थर्मली इंड्यूस्ड होती है। सिमिलर काइंड ऑफ पोलर रीजन्स पर भी यही होता है। पोलर रीजन से क्या होती है, चूंकि एयर काफी डेंस होती है तो वो नीचे जमीन पर ही रहती है और यहीं से ये नीचे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लगभग 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ी गर्म होती है और ये वापस से उठना स्टार्ट होती है। अब ये जब उठती है तो फिर ये दो डायरेक्शन में मुड़ती है, एक इधर और एक इधर। इधर वाली वापस से आते आते ठंडी होती है और ये वापस से सबसाइड करती है पोलर रीजन पर 90 डिग्री नॉर्थ पे। और सिमिलर इस तरीके से यहां पर भी होगा कि अगर ये हवाएं इधर चल रही थी तो लगभग 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर ये ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी और यहां से फिर सबसाइड होंगी इस डायरेक्शन में। अब यहां पर ये भी थर्मली इंड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी टेम्परेचर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ये भी थर्मल इंड्यूस्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेल, इसको भी और नीचे वाले को भी। यहां पर एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड एक सिस्टम तैयार होता है, एक सेल तैयार होता है, जिसको हम देखते हैं कि इस चीज को अगर सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ये नीचे आ रही है तो इधर से ये इधर गई और ये नीचे की डायरेक्शन में आएगी। सिमिलर काइंड ऑफ अगर ये भी नीचे जा रही है तो इधर से ये इस डायरेक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस डायरेक्शन में भी। तो इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमने एक और सेल बनाया था जिसका नाम हमने रखा था फेरल सेल, और सिमिलर यहां पर भी एक सेल बन जाएगा। अब इसके चलते हो क्या रहा है कि चूंकि यहां पर एयर सबसाइड कर रही है, इसलिए ये एक हाई प्रेशर जोन होगा। और ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसको हम लोग बोलते थे, चूंकि ट्रॉपिकल रीजन से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते थे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलर यहां पर भी ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। यहां पर एयर फिर से राइज कर रही जैसे इक्वेटर पे राइज करती थी, तो इसीलिए हम इस वाले बेल्ट को क्या बोलेंगे? ये एक्चुअल में पोलर रीजन से इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सब पोलर। और लो प्रेशर की हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सिमिलर यहां पर भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और बिल्कुल ऊपर पोलर, मतलब कि पोल्स पर 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ पोल्स पर आप देखोगे तो यहां पर एयर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब सबसाइड कर रही है, मतलब कि हाई प्रेशर है, तो इसीलिए हम इसको पोलर हाइस के नाम से या फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से बताते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी और इसके बेसिस पर हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ लिए थे, और भी छोटे मोटे जो भी कॉन्सेप्ट्स इनसे जुड़े हुए थे वो सब हमने ठीक तरीके से कवर करने की कोशिश की थी। तो इस पूरे रीजन के बाद, मतलब पोलर बेल्ट्स हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने प्रेशर का रोल देखा, और साथ ही साथ हम देख रहे थे ये बेसिकली अगर आप देखो कि एयर कब ऊपर उठती है या फिर प्रेशर में डिफरेंस कैसे हुआ, इसी से एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, कैसे वो एनवायरमेंट में अपने प्रेजेंस के साथ क्लाइमेट को चेंज करता है, इफेक्ट करता है, इसके बेसिस पर हम लोग आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जहां पर हम लोग टेम्परेचर से जुड़ी हुई बातें करेंगे।
जैसे कि अभी तक हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, लगभग यही प्रेशर भी इंक्लूड होता है। हम आज बेसिकली लैप्स रेट के बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स अपने आप में थोड़े से ट्रिकी हैं, ट्रिकी इन द सेंस कि जल्दी समझ में नहीं आते हैं, बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझते हुए चलोगे तो ये टॉपिक्स बहुत ही ईजी हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट्स को आप समझते हो और दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको अटैच करते हुए आगे की ओर बढ़ते हो तो डेफिनेटली लैप्स रेट, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और टेम्परेचर इन्वर्जन, ये तीनों ही टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप ये समझो कि ये टॉपिक्स जल्दी किसी को समझ में आते नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक काफी ईजी हो, काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी बेसिक साइंस है इसके पीछे, उसको भी बहुत ही आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला हम आज टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो लैप्स रेट से है। यहां पर लैप्स जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से ग्रेजुअल चेंज हम बोल सकते हैं, और इसी चेंज से रिलेटेड है लैप्स रेट। अब जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में लैप्स रेट का क्या मतलब होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएं या फिर नीचे की ओर आएं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ भी चेंज हो रहा है, कोई भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल प्रेशर हो सकता है, वो वेरिएबल टेम्परेचर हो सकता है, या फिर और भी कोई भी वेरिएबल जो कि एटमॉस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, मतलब ट्रोपोस्फियर में, फिर स्ट्रेटोस्फियर में, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, तो जो भी चेंज हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लैप्स रेट बोलते हैं तो उसका सीधा सीधा रिलेशन टेम्परेचर से निकलता है। मतलब यूजुअली जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में या फिर ज्योग्राफी के लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि यूजुअली जब भी हम लैप्स रेट बोलते हैं तो लोग उसमें टेम्परेचर को रिफर करते होते हैं, कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं या नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। यहां पर चूंकि जब भी हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं या नीचे जाने की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एक बात का ध्यान देंगे कि बेसिकली हम अपने आज के पूरे इस टॉपिक को ट्रोपोस्फियर तक ही लिमिट करके चलेंगे, उसके ऊपर जाने की बात नहीं होगी। जब भी ऊपर या फिर नीचे इसके जाने से हमारे टेम्परेचर में, टेम्परेचर जो एक वेरिएबल है, इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम ट्रोपोस्फियर तक ही डिस्कस करेंगे, मतलब ट्रोपोपॉज के ऊपर हम नहीं जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा ग्रेविटेशन का रोल होता है, क्योंकि एयर के पास क्या होती है, अपनी मास होती है, और इस मास के चलते डेंसिटी बनती है, और ये डेंसिटी के चलते कुछ डेंस एयर होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, और अगर लाइट एयर होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये नॉर्मल फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, लैप्स रेट क्या है, एक रेट ऑफ चेंज है टेम्परेचर में जब भी हम ऊपर की तरफ चलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फियर की हम बात कर रहे हैं। तो लैप्स रेट इज द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड व्हाइल मूविंग अपवर्ड थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सिंपल सा है बिल्कुल। अब देखो, होता यूं है कि ये जो लैप्स रेट है ना, इसको हम लोग तीन कंडीशंस में डिफाइन कर सकते हैं। ये तीन कंडीशन कौन कौन से हैं? एक तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, एक हो सकता है कि ये जीरो हो, और एक हो सकता है कि ये नेगेटिव हो। अब ये किन किन कंडीशन में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कहलाएगा, समझते हैं इस चीज को। जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, नॉर्मल फिनोमेना अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यही है नॉर्मल फिनोमेना। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि जब भी हम एल्टीट्यूड के साथ, एलिवेशन के साथ ऊपर चलते चलेंगे और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर जाएगा, तो इस कंडीशन में चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर में, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर था, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम, और धीरे धीरे काफी कम होते होते ट्रोपोपोज तक -80 डिग्री सेल्सियस तक हो गया ये। तो यहां पर जो टेम्परेचर कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का लैप्स रेट है, और ये नॉर्मल लैप्स रेट है, मतलब ये पॉजिटिव लैप्स रेट है। दूसरा, लैप्स का मतलब यही होता है ना कि कुछ चीज चेंज हो रही है, और लैप्स मतलब खो जाए, छूट जाए, कम हो जाए, तो ये लैप्स है, लैप्स हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर, इसीलिए इसको नॉर्मल लैप्स रेट मतलब कि पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है कि पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं। जीरो को समझते हैं, पहले निगेटिव समझते हैं। निगेटिव का क्या मतलब है, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि हम एलिवेशन के साथ ऊपर ऊपर बढ़ते जाएं और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। अच्छा ये बताओ कि ये फिनोमेना कौन से लेयर में देखने को मिलता था? बिल्कुल सही,
ये फिनोमेना हमको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता था। और वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन का प्रेजेंस था। ओजोन के प्रेजेंस से ये सन के द्वारा आए अल्ट्रावायलेट रेस को ट्रैप करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होते हैं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता था, अगर मान लो नॉर्मल ऐसे ही सिचुएशन में, स्ट्रेटोस्फीयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें ऐसे ही ट्रोपोस्फीयर वाले सिचुएशन में ही, अगर ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, ऐसा कुछ फिनोमेना बन जाए, तो इस केस में हम लोग लैप्स रेट को क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव लैप्स रेट है। और जब भी लैप्स रेट नेगेटिव होगा तो हम इसको एक फिनोमेना के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर बिल्कुल से पलट गया ना, यहां पर डिक्रीज हो रहा था और यहां पर इंक्रीज होने लगा है, तो इसीलिए इस पलटने वाले चीज को, जो टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया, बिल्कुल से चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग आज के ही लेक्चर में अच्छे तरीके से एड्रेस करके समझेंगे। इसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जीरो क्या होगा? अब पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, तो जीरो बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई भी चेंज ना हो, मतलब कि कांस्टेंट हो बिल्कुल। अगर हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में ना ही बढ़ोतरी हो रही है और ना ही ये कम हो रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग जीरो लैप्स रेट बोलेंगे, क्योंकि लैप्स ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर ना, तो फिर लैप्स रेट तो जीरो ही होगा। तो इस केस में ये तीन कंडीशंस बनते हैं लैप्स रेट की। इतना समझ में आ गया आपको? ओके। लैप्स रेट को हम हमेशा दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर समझते हैं। एक तो तब हम लैप्स रेट पढ़ते हैं जब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक एयर का पैकेट है। एयर का पैकेट मतलब आप समझो कि एक पूरा वॉल्यूम है एयर का, या फिर जैसे एक बबल होता है, बबल के अंदर कुछ तो हवाएं भरी होंगी, एयर बबल जो भी होगा, तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आए, तो इसी तरीके से इस बबल को बहुत बड़ा कर दो और जो बबल के फिल्म है, मतलब जो इसकी कोटिंग है, इसको हटा दो, तो वो जो बचेगा ना एक बड़ा सा वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलेंगे एयर पैकेट्स। छोटे छोटे एयर के पैकेट हैं ये छोटे नहीं होंगे, इतने भी छोटे नहीं होंगे, काफी किलोमीटर्स में होते हैं ये। तो ऐसे एयर के पैकेट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं या नीचे की तरफ मूव करते हैं, एक तो ये कंडीशन होगा जिसमें हम लैप्स रेट को पढ़ते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन में हमें क्या पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हवाएं हैं वो तो ऐसे ही वहां पर बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो ऐसे जहां पर एयर ना ही राइज हो रहा है और ना ही सबसाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं लैप्स रेट ऑफ नॉन राइजिंग एयर। तो लैप्स रेट जब एयर राइज नहीं करता है, तो उसको हम लोग कॉमनली नॉर्मल लैप्स रेट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है कि एयर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वो तो अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं ना, जिसके चलते हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। अगर जैसे मान लो हमने एक एयर पैकेट को नीचे से गर्म करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये हल्की हो जाएगी और ऊपर उठने लगेगी, तो ये तो मूविंग एयर मास हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल शांत है सब कुछ, कोई भी बाहर से कुछ भी इसको नहीं मिल रहा है, तो ये एयर का जो मास है ये ना ही ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे एयर मासेस को, और हम जब इस केस में लैप्स रेट पढ़ते होंगे, तो हम बोलेंगे इसको नॉर्मल लैप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट अपने आप में वेरिएबल होता है, क्योंकि यहां पर आप देखो कि रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, जो भी अलग अलग फिनोमिनास थे हीट पहुंचाने के, यहां पर कन्वेक्शन भी हो सकता है, सॉरी कन्वेक्शन लिखा हुआ है, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, इन तीनों ही प्रोसेस से आप देखोगे कि यूजुअली ऐसा एयर मास हीट होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा भी था कि जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ये सब नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है, और इसी नॉर्मल सिचुएशन को हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। हमने पढ़ा अभी तक कि लैप्स रेट देखो दो टाइप्स के हैं, एक तो पॉजिटिव, सॉरी 3 टाइप्स के, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। और हमने ये भी पढ़ा कि लैप्स रेट नॉर्मल तब होगा जब, या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हम ELR उसको बोलेंगे, कब, जब नॉर्मली सिचुएशन में कोई भी एयर मास या फिर एयर पैकेट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। सिंपल सा है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है हमेशा कि हम जैसे जैसे एलिवेशन में ऊपर चलते जाते हैं, या आखिरकार टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और एक ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और इनसे रिलेटेड जो भी वेदर कंडीशंस हैं
उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एक लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी हम फिजिक्स के साथ जो भी बेसिक्स हैं उसके साथ इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि व्हाई डज टेम्परेचर फॉल विथ एलिवेशन, क्यों है आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो बेसिकली जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे जैसे एलिवेशन या फिर हाइट बढ़ता जाता है, हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों? इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई अर्थ की ग्रेविटी के पास वाले जितने भी एयर होंगे वो डेंस होंगे और उसका जो भी वेट होगा वो इसके मान लो इतना ऊपर तक पूरा एटमॉस्फेयर है हमारे, तो जो भी अर्थ के पास के एटमॉस्फेयर होंगे उसके ऊपर तो पूरे एयर मास का प्रेशर होगा ना, इतना बड़ा सा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, मान लो यहां पहुंच गए, तो यहां पर तो केवल इतने ही एयर मास का वेट है, तो इस केस में प्रेशर कम हुआ कि नहीं ऊपर चलते चलते? तो जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एक बात तो तय है कि प्रेशर कम होता जाएगा। और यहां पर एक बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। यहां पर ये रिलेशन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन अभी के लिए केवल आप इतना समझो कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक जैसा ही बिहेव करेंगे। अगर बढ़ना होगा तो दोनों बढ़ेंगे, अगर घटना होगा तो दोनों घटेंगे एक साथ। अब यहां पर देखो क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है ऊपर चलते चलते तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि हमने पढ़ा नहीं था कि कौन कौन से एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था भाई नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो नियर अबाउट 21% है, और बाकी के आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीजें आती हैं लाइन से। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये कितने एलिवेशन तक मिलते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ये मुश्किल से 6 किलोमीटर तक मिलते हैं, वाटर वेपर जो है वो थोड़ा और ऊपर तक 10 किलोमीटर तक ऐसे मिलेगा। मतलब क्या है कि पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर तक पहुंचते पहुंचते ये सभी गैसेस नहीं मिलते हैं, कुछ ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो कि अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं। 6 होते हैं ऐसे, उनके नाम आपको बताने हैं। और साथ ही साथ आप एक और चीज लिख लो, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स एक आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ऐसे 8 गैसेस हैं। उन 8 गैसेस और ये जो 6 गैसेस हैं इनके बीच में तो एक तो आप रिलेशन फिट करो, कौन कौन से कॉमन चीजें हैं और दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ी सी आप आज गूगल पे सर्च करो और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरा से बताओ। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात कर रहे हैं, वो एकदम ऊपर तक नहीं जाएंगे। तो जब ऊपर ऊपर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं मिलेंगे तो हीट को ट्रैप कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम ही होना है। ये बात समझ में आ रही है ना कि ऊपर केवल अर्थ के कुछ ही किलोमीटर तक मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस मिलते हैं, तो वहीं तक तो ये हीट को ट्रैप कर पाएंगे ना, उसके ऊपर तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो टेम्परेचर को ट्रैप कौन करेगा अपने पास? तो इससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 2 रीजन समझ में आया, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन के कम होने से हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम एलिवेशन में ऊपर चलेंगे टेम्परेचर कम होगा। अब यहां पर देखो यूजुअली तो हमने क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर लैप्स हम बोलना चाहिए, हमें तो यूं ही बोलना चाहिए क्योंकि हमने जब लैप्स रेट की डिफिनेशन सबसे पहले इंस्टांस में पढ़ी थी तो उस केस में हमने ये देखा था कि कुछ भी वेरिएबल हो और अगर वो एलिवेशन के साथ चेंज हो रहा है तो वो लैप्स रेट कहलाएगा। लेकिन हम लोगों ने बोला भाई जनरल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि इसको ही हम बोलेंगे लैप्स रेट अगर टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो, तो हम इसको टेम्परेचर लैप्स या फिर टेम्परेचर लैप्स रेट भी बोल सकते हैं अगर हम स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो ये और करेक्ट होगा। लेकिन यूजुअली हम बोलते नहीं क्योंकि लैप्स रेट बोलने से ही हमारा काम चल जाता है, लैप्स रेट से ही लोग ये समझ जाते हैं कि ये टेम्परेचर सही रिलेशन में बात हो रही है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ते पढ़ते इसको आप ना समझ पाओ, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा समझना, दोबारा पढ़ लेना, इसको वापस से वीडियो को पीछे करके आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लैप्स रेट अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एलिवेशन के साथ टेम्परेचर में चेंज को लैप्स रेट बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। अब यहाँ पर एडियाबैटिक लैप्स रेट का क्या मतलब है कि अगर जो एयर पार्सल है उसके ऊपर उठने से या उसके नीचे आने से, मैंने अभी क्या बोला था कि लैप्स रेट को हम लोग 2 कंडीशन में पढ़ते हैं। एक कंडीशन वो जहां पर कुछ भी एयर मास ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो वो वाला कंडीशन अभी हमने पढ़ा, एनवायरमेंटल लैप्स रेट या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। अभी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक एयर पैकेट है। एयर पैकेट को मैंने डिफाइन किया कैसे, मान लो एक बड़ा सा वॉल्यूम है, एक बड़ा सा वॉल्यूम जैसे कि बैलून वगैरह होते हैं ना, तो बैलून में तो थोड़ी ही हवाएं भर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मास है जैसे कि बैलून में तो चलो उसका बैलून का सरफेस होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सरफेस नहीं है, बस एक इमेजिनरी पैकेट है, खूब बड़ा सा एक वॉल्यूम है एयर का, उसको हम लोग बोलते हैं एयर पार्सल। जैसे कि हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं उसी तरीके से अगर हम एटमॉस्फेयर में एक बड़ा सा वॉल्यूम ले लें और इसको पार्सल करने की कोशिश करें तो ये एयर पार्सल कहलाता है या फिर एयर पैकेट कहलाता है। अब ये एयर पैकेट या एयर पार्सल अगर राइज करते हैं या फिर ये नीचे की तरफ गिरते हैं, इसके ऊपर उठने से और नीचे गिरने से अगर
टेम्परेचर में गिरावट आती है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है, इस केस को हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट। ओके, यहां पर एक एडियाबैटिक वर्ड जो यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम ऑफ एयर, मतलब कि मान लो एक एयर का छोटा सा पैकेट है ये, इसमें ना ही बाहर से हीट अंदर की ओर आ रही है और ना ही अंदर से हीट बाहर की ओर जा रही है, बिल्कुल एक पैक्ड सिस्टम है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम इसको एडियाबैटिक सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसीलिए एडियाबैटिक लैप्स रेट जो होता है वो एक प्रकार के गैस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। गैस लॉ क्या होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा एडियाबैटिक लैप्स रेट में? बेसिकली क्या होगा कि एयर मास या फिर एयर पैकेट, एयर पार्सल अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए या फिर नीचे की डायरेक्शन में जाते हुए टेम्परेचर में चेंज दिखाता है, तो हम इस चेंज को एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलेंगे। और ये जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है ये गैस लॉ को फॉलो करता है। ये गैस लॉ के बारे होता क्या है? कभी कभी यूपीएससी छोटे छोटे साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेती है। यहाँ पे कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, मान लो आपके पास जो भी आप डीओ लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, इसमें जब भी आप स्प्रे करते हो ना अपने बॉडी के ऊपर, मान लो आपने अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे किया तो आपको बहुत कूल इफेक्ट समझ में आता है, काफी ठंडा लगता है। तो क्या आपने उस कैन को फ्रिज से निकाल के यूज किया है? नहीं, लेकिन फिर भी ये ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो बॉटल जो है ना आपके स्प्रे कैन या फिर जो भी है, मान लो स्प्रे कैन ही है या फिर आपका परफ्यूम है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जब भी अंदर काफी ज्यादा प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम प्रेशर है इसके कंपैरिजन में, तो जो भी लिक्विड से बाहर निकलती है ना वो फटाक से एक्सपैंड करती है। और जब भी कोई चीज एक्सपैंड करेगा तो एक्सपेंशन के साथ प्रेशर कम होता है, बहुत कम होता है प्रेशर इनफैक्ट। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो हमने क्या पढ़ा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ बिहेव करते हैं। किसी के एक्सपेंशन से जैसे ही प्रेशर कम होगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए कूलिंग इफेक्ट दिखता है इसका। अब इसी बात को जैसे कि आप इसको एक और तरीके समझ सकते हो, कभी पता नहीं आपने ये काम कराया है कि नहीं, आपने कभी जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं 2 किलो 5 किलो वाले, उसमें अगर कभी भी आपने गैस भरवाई हो सिलेंडर में, तो आप देखोगे कि जब भी उसके नोजल पे आप ध्यान दोगे, जो भी गैस निकलती है, लीक करती है, वो तुरंत तुरंत फ्रोज हो जाती है, बिल्कुल बर्फ जैसा बन जाता है, इतना ठंडा होता है। तो इसके पीछे भी सेम यही रीजन है कि यहाँ पर और ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, मतलब जो भी गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्रेशर और भी भयानक होते हैं इस टीन कैन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर और तेजी से एक्सपेंशन होता है और ये और ज्यादा ठंडा होता है। मतलब जितना तेजी से एक्सपेंशन होगा प्रेशर उतनी तेजी से कम होगा और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी उतनी ही तेजी से कम होगा और ये फ्रीज कर जाती है, बर्फ जैसी बन जाती है उसके नोजल पे। तो ये भी एक फिनोमेना है। अब इसी सेम फिनोमेना को जरा सा एटमॉस्फेयर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आखिरकार हम क्यों बोल रहे हैं कि एयर पैकेट जब ऊपर मूव करेगा या नीचे आएगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा? इसका बेसिक रीजन ये है कि देखो, हमने अभी तक नॉर्मल जगहों पर यही पढ़ा है कि हमारा प्रेशर सिस्टम जो है अर्थ के चारों तरफ, मान लीजिए हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें हम जैसे ही ऊपर बढ़ते चलेंगे प्रेशर तो डेफिनेटली कम होगा ही होगा। ये बात बिल्कुल तय है। अब आप खुद ही समझो कि जब भी ऐसा एयर मास, मान लो इतना बड़ा एयर मास है, ये ऊपर ऊपर चलता जाएगा तो प्रेशर कम होगा ना। जब भी प्रेशर कम होगा तो ये एक्सपैंड करेगा और इसके एक्सपेंशन से टेम्परेचर भी तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते ये प्रेशर कम हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा और इस एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम होगा। जैसे कि अभी हम स्प्रे कैन और गैस सिलेंडर वाली बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एयर पार्सल के साथ भी यही होता है। जब भी एयर पार्सल ऊपर की तरफ उठता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो प्रेशर कम होते हुए दिखता है। इसके चलते वो एयर पार्सल एक्सपैंड होने लगता है अपने आप में, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है उसकी। तो इस एक्सपेंशन के कारण क्या करेगा वो, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर में चेंजेस दिखते हैं। अब ये एक्सपेंशन एडियाबैटिक भी हो सकते हैं और एडियाबैटिक नहीं भी हो सकते हैं। ये उस पर डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर सिस्टम में बाहर से हीट आ रहा है या फिर सिस्टम के अंदर से हीट बाहर जा रहा है, अगर ऐसा होता है तब तो एडियाबैटिक नहीं होगा। अगर सिस्टम का जो भी हीट है वो ऐसा मेंटेन है और बाहर से बिना किसी इन्फ्लुएंस से अगर ये एक्सपेंशन, ये कंट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग एडियाबैटिक बोल सकते हैं। इसको भी अभी हम पढ़ते हैं। फिलहाल जो हम गैस लॉ की बात कर रहे थे, इस गैस लॉ को एक दो एग्जांपल्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। गैस लॉ क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम समझेंगे और एडियाबैटिक लैप्स रेट को भी सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला एग्जांपल ये है, सिंपली गैस लॉ क्या बोलता है, बचपन में हमने पढ़ा होगा कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही गैस लॉ है, सिंपल सी बात है। इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, बैलून फुला रहा है। अब ये बैलून के अंदर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और ये इसके इंटर्न क्या हो रहा है, बैलून एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं? तो मतलब जब भी हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए था, ऐसा तो हम पढ़ रहे हैं ना। लेकिन टेम्परेचर तब ना बढ़ेगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इसका क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मतलब गैस लॉ समझते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो बाहर से जब इसमें प्रेशर इंक्रीज, मतलब प्रेशर इसमें अप्लाई किया तो ये तो बाहर से प्रेशर देना हो गया। हम तो ये बोल रहे हैं कि अंदर वाले सिस्टम से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये भी एडियाबैटिक नहीं है। लेकिन ये तो समझ में आता है कि टी मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। हमेशा वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा प्रेशर टेम्परेचर में, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। क्योंकि इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ा। पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब हम टायर में हवा भरते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि टायर का डेफिनेट शेप है और हम लोग हवा टायर में नहीं, स्पेसिफिकली ट्यूब में भरते हैं। तो इसके अंदर ट्यूब लगा होता है और ट्यूब क्या एक्सपैंड कर सकता है? नहीं करता। ये तो बहुत कम करता है। वो नॉर्मली एक शेप में आने के लिए वो एक्सपैंड करता है, एक एक्सपेंशन के बाद फिर वो चेंज नहीं होता। तो मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया क्या हमने? ठीक है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। फिर यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही हम हवा भरते हैं मतलब इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर तो होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसीलिए तो आपको मना किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा हवा इस टायर में ना भरो। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कार चलाओगे, अगर थोड़ी भी स्पीड होगी तो जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आएगा उससे भी तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर आएगा। अंदर से ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है। बाहर से भी आप टेम्परेचर दे रहे हो तो ये टायर बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर टायर के अंदर नहीं देना चाहिए। जो भी एक नॉर्मल प्रेशर गेज होता है उससे हम रीड करते हैं इसके रीडिंग्स को और उतना ही लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेशर भरते हैं जिससे कि टायर बर्स्ट ना हो। तो ये क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या? नहीं, लेकिन ये गैस लॉ को फॉलो कर रहा है। गैस लॉ का परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया है और प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि हमने इसमें प्रेशर बाहर से अप्लाई किया है, मतलब कि हमने बाहर से कुछ ना कुछ दिया है।
एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो गैस लॉ हो गया, मतलब गैस लॉ खत्म हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या मतलब है इसका? इसको भी हम बचपन में क्लास 8 9 वाले फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा करते थे। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो अगर वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो। मतलब कि आप खुद ही समझो कि अगर वाटर वेपर चल रहा है, मतलब कि आप एक भगोना लो या फिर आप जो भी बोलते हो इसको कंटेनर ले लो, आप इस कंटेनर में आप पानी गर्म करो और पानी गर्म करने के साथ देखोगे जैसे ही पानी बॉइल करने लगा वाटर वेपर में चेंज होने लगेगा। अब अगर इसके जस्ट ऊपर आप एक लिड रख दो, इसको ढक दो किसी चीज से, तो आप जैसे ही कुछ देर बाद ये लिड को उठाओगे तो वहां पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने होते हैं। इसी ड्रॉपलेट को जो कि हीट रिलीज करेंगे। देखो क्या होता है, हर बार ऐसा ही होगा जब भी स्टेट चेंज होगा, मतलब लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा, गैस से लिक्विड की तरफ जाएगा, लिक्विड से सॉलिड की तरफ या सॉलिड से लिक्विड की तरफ, जो भी ऐसे चेंज हो रहे हैं स्टेट मतलब जो भी इनका फॉर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ऐसे अगर स्टेट में चेंज होंगे तो हमेशा ये एनर्जी रिलीज करेंगे या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जैसी बात है, अगर इनको कन्वर्जन कंडेंस होकर करना है, मतलब कि अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि एमिट होगी। देखो जो भी जितना एक्सपैंडेड फॉर्म है उसके पास एनर्जी मेंटेन है, और जैसे ही वो कंडेंस होगी तो उसकी एनर्जी जितनी फैली हुई होगी वो सब कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। मतलब कंडेंसेशन वाले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम तो एनर्जी दे रहे हैं ना इसको, तभी तो एनर्जी मिली इसको, इसीलिए तो वाटर वेपर में चेंज हुआ। तो वेपर में चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर एनर्जी भी तो आ गई। अब जब भी उल्टा प्रोसेस करेंगे, जब वापस से ये वेपर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होगा तो इसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए ना, जितनी एनर्जी हमने इसको वेपर में चेंज होने के लिए दी थी। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है ना ये तो इसके बेसिस पर हम पढ़ सकते हैं कि इसको लेटेंट हीट बोलेंगे। लेटेंट हीट कब होगा, जब भी कंडेंसेशन के प्रोसेस में, नॉर्मली अगर हम इसको बोलें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, तो जब भी लेटेंट हीट तो हर केस में इन सब केसेस में लेटेंट हीट बनेगा, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन स्पेसिफिकली हमको पढ़ना है। और ये कंडेंसेशन कब होगा, जब वेपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज होगा। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एयर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, हमें पता है टेंपरेचर कम होता जाता है, तो ये क्या करेगा ना, कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। मान लो कि अगर ये वाटर वेपर है यहाँ पर, तो ये कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही कंडेंस होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा इसके ठंडे होने से। मतलब इसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में, जिसके चलते एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हुआ और ये ठंडा होकर कंडेंस हो गया। मतलब जो भी वेपर के फॉर्म में था अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी मॉइस्ट एयर होते हैं, जिसमें मॉइस्ट मतलब जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, ऐसा हवा जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर प्रेजेंट हो उसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं। अगर वो ऊपर की तरफ उठे, लिफ्ट हो और ठंडा हो तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होगा, और जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस होगा तो वहां से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या फिर लेटेंट हीट एनर्जी निकलेगी। अब यही एक एनर्जी जो यहाँ से निकलती है ना, आप समझो कि आगे चल के भी हम बात करेंगे, जो भी साइक्लोन्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ये सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन सबको एनर्जी इसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से मिलती है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको इस चीज से रिलेट कर पाओ इसलिए मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी समझा दिया है। अब यहां पर वापस हम आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, देखते हैं कि एयर पार्सल के राइज से क्या होता है। अभी तक हमने बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ा है सब चीज। हमको पता है कि अगर एक भारी पत्थर हो, हवा में अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा। अगर यही भारी पत्थर एक एयर बबल के फॉर्म में हो तो एयर बबल ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक पार्सल जो होता है एयर का, वो भी ऊपर की तरफ जाता है। अगर इसकी डेंसिटी इसके सराउंडिंग से ज्यादा हो गई तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर सराउंडिंग से कम हो गई तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। सब खेल डेंसिटी का ही है यहाँ पर। तो राइजिंग एयर भी होंगे यहाँ पर और फॉलिंग एयर भी होंगे। अब दोनों के कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पार्सल ऑफ राइजिंग एयर। देखो राइजिंग एयर का पार्सल जो भी होगा वो अलग अलग हीटिंग, मतलब क्यों ऊपर उठेगा, उसको कोई शॉक तो लगा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसको ऊपर उठाना है तो हमको एटमॉस्फेयर को गर्म करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा फिनोमेना कब देखने को मिलेगा कि भाई जब भी सन से रेज आ रही हैं और अर्थ का सरफेस जो है वो हीट हो गया, तो इस हीट ने कुछ रेडिएशंस दिए। इस रेडिएशन के चलते जो भी इसके जस्ट अबव जो भी एयर के पैकेट्स थे वो एयर के पार्सल गर्म हो गए, और इस गर्म होने के साथ साथ वो भी ऊपर उठने लगे। ये सिंपल सी बात समझ में आई। तो मतलब क्या है, जैसे ही ये ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर उठेंगे, हीट रिसीव करते हैं। अब देखो क्या होता है, जितनी भी बातें अभी तक हमने की, अब इनके ऊपर उठने से क्या होगा। ऊपर जैसे ही उठेंगे तो क्या हमने पढ़ा, प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी, सॉरी यहां पर ऊपर कर दिया, प्रेशर कम होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होगा इसका। जैसी बात है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखो जब भी पार्सल हीट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कुछ दूरी चलने के बाद इसका प्रेशर कम होने के कारण टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। तो क्या होगा, यहां पर एक प्रोसेस जो भी हमने अभी ये पढ़ा, अब आप बताओ कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं। बिल्कुल सही, ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने हीट जो है वो इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड की। वो हीट कहां से मिल रही है, जो कि अर्थ का सरफेस रेडिएशन के थ्रू इसको गर्म करने की कोशिश कर रहा था। तो ये हालांकि ऊपर तो उठेगा, राइजिंग एयर का पार्सल ऊपर उठेगा, प्रेशर में कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन ये एडियाबैटिक चेंजेस नहीं होंगे। एडियाबैटिक लैब स्टेट के अंदर इसको हम नहीं पढ़ेंगे। केवल हीट एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट उसका गर्म था। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, अब हीट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, सरफेस से काफी ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ही उठता रहा, ऊपर उठता रहा। और एक बात यहां पर ध्यान दें कि जैसे जैसे ये और ऊपर उठेगा तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर के लिए और कम होता जाएगा, मतलब कि प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, क्या पढ़े थे हम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा या फिर इसका एक्सपेंशन होगा। ये एक्सपैंड हुआ। पहले एक छोटा सा एयर पैकेट था जो कि ऊपर की डायरेक्शन में चलता रहा। पहले तो अर्थ की हीट से ऊपर उठ रहा था, लेकिन बाद में प्रेशर के कम होने से भी, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है
तो इसका डेंसिटी जो है वो नॉर्मली जब तक सराउंडिंग एयर प्रेशर से इसको कम मिलता रहा तब तक ये राइज होता रहा। तो अभी भी राइज हो रहा है, राइज होते होते प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम हुआ इसलिए ये एक्सपैंड होकर इतना बड़ा बन गया। अब जितना बड़ा बना तो इसके साथ साथ टेम्परेचर भी तो कम हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है, यहां पर तो कोई हीट एक्सचेंज की बात हमने नहीं की ना, ये तो केवल और केवल इससे हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊपर हाइट के साथ कम हो जा रहा है। तो इसका मोशन जो कि पहले अर्थ के हीट रेडिएशन से प्रभावित था, बाद में तो प्रभावित नहीं हो रहा है ना। तो सिंपल अगर ऐसा राइजिंग एयर प्रेशर के कम होने से एक्सपैंड होता है और टेम्परेचर इसका भी कम हो जाता है, इसको हम लोग एडियाबैटिक लैप्स रेट के अंदर में पढ़ सकते हैं। यहां पर टेम्परेचर चेंजेस क्यों हो रहे हैं? केवल और केवल प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से, या फिर दोनों के चेंज होने की वजह से। तो सिंपली इसको हम लोग एडियाबैटिक चेंज बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी हीट एक्सचेंज एयर पार्सल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में नहीं हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? यहां पर टेम्परेचर गिरेगा और पार्सल जो है क्या करेगा, जब भी मैंने पढ़ाया कि जब ये एक्सपैंड होगा तो यहां से क्या निकलेगा? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब भी ऐसा हीट मिल रहा है उसको, तो पता चला उसका एनवायरमेंट थोड़ा सा इसको और हीट दे दिया, सिस्टम के अंदर का ही हीट इसको मिल रहा है, मतलब कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस इसके एक्सपैंड होने से ये सराउंडिंग थोड़ी सी हीट हुई, ये और ऊपर की ओर बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसका सराउंडिंग से भी ये थोड़ा सा भी और ऊपर बढ़ने की क्षमता में है, और ऊपर गया, इसने थोड़ा सा और कंडेंसेशन दिया और लेटेंट हीट निकला और ऊपर पड़ा, तो ऐसे बढ़ता रहेगा ये ऊपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स। और ये जो रेट में डिफरेंस, मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये पॉजिटिव होगा जब टेम्परेचर लगातार ऊपर बढ़ने पर गिरता रहे। तो ये बात समझ में आ गई पूरी, किस हिसाब से हमने सबसे पहले लैप्स रेट पढ़ा, उसके बाद हमने एडियाबैटिक का मतलब समझा और एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ा, और एडियाबैटिक लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट हमने राइजिंग एयर के पार्सल के ऊपर समझाने की कोशिश की, और यहां पर हमने लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर इंक्लूड कर दिया। और यहीं पर हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा तो ये लेटेंट हीट निकालता जाएगा, और इसी लेटेंट हीट के चलते थंडरस्टॉर्म, टोर्नाडोज, साइक्लोन्स, इन सबका फॉर्मेशन होता है, मतलब उनको एनर्जी यहीं से मिलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहां पर आता है वो है पार्सल ऑफ फॉलिंग एयर। ये जब एयर नीचे तरफ आता रहेगा तो क्या होगा? अब समझो जो भी एयर पार्सल है उसके चारों तरफ कुछ ऐसा कंडीशन है, काफी ठंडा कंडीशन है, और इसके चलते जो भी एयर पार्सल है वो काफी कूल हो गया, काफी ठंडा हो गया। तो ऊपर वाले लेवल में अगर टेम्परेचर वैसे भी हमने देखा है काफी ठंडा रहता ही है, तो इसके चलते अगर एयर पार्सल ठंडा हो जाए, काफी कूल रहे, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और डेंसिटी के बढ़ने के साथ ही जितना ज्यादा डेंसर होगा ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जो भी एयर पार्सल है वहां पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाता है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, एक बात यहां पर और भी आप समझो कि हो सकता है कि ये जो सराउंडिंग एयर टेम्परेचर था जो कि काफी ठंडा इसको मिला, जिसके चलते ये ठंडा हुआ, यूं भी तो हो सकता है ना कि वो माउंटेन एरिया के पास में हो, और हमें पता है कि माउंटेन का जो भी टॉप एरिया होता है वहां पर ठंड काफी ज्यादा होती है। तो अगर इसके कांटेक्ट में आने के साथ साथ इतने हाइट पर भी, मान लो हिमालय पर है, तो हिमालय का जो ऊपर का टिप है वो तो काफी कूल है, आइस से बिल्कुल ढका हुआ है, तो इन सबके कांटेक्ट में आने के साथ भी तो जो इतना ऊपर वाला हवा है वो काफी ठंडा हो सकता है। तो कहीं से भी अगर बाहर से एक्सटर्नल कूलिंग उसको मिल जाती है, या तो खुद के एटमॉस्फेयर से या फिर किसी भी एक्सटर्नल माउंटेन वगैरह से, तो क्या होगा कि वो एयर पार्सल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और उसका मोशन नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, इतना प्रोसेस जब भी हुआ ना, तो इतने प्रोसेस में तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल कूलिंग दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। लेकिन अब होगा यूं कि जब एयर पार्सल और नीचे नीचे आता रहेगा तो अब हमको पता चला कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्थ के सराउंडिंग में अगर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा था। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर